नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीतीश। और जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बीपीएससी का सिलेबस क्या क्या है। बीपीएससी मेंस जो 70 में अभी हो रही है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, नहीं रहेगा, किस किस टॉपिक्स पे हमें कितना महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस देना है, किस पे नहीं देना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक स्किप करना है। ये सब चीज़ हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे उत्तर लिखना, मतलब आंसर राइटिंग का, कि हमें आंसर कैसे लिखना है। क्योंकि देखिए, बीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, अगर हम लोग मेंस दे रहे हैं तो वहाँ हमारा वे ऑफ राइटिंग एक बहुत ही जरूरी चीज़ हो जाती है कि हम आंसर कैसे लिख रहे हैं। तो आज हम लोग उसी पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि फिलहाल अभी बीपीएससी में हमें कैसे आंसर लिखना है ना। तो देखिए, उत्तर लिखना पहले जरूरी क्यों है। सबसे पहले हमारे मन में जो सवाल आता है कि उत्तर लिखना क्यों जरूरी है। बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस मेंस का एग्जाम क्यों लेती है। वो 2 बार ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन क्यों नहीं दे देती है, जैसे एसएससी में होता है, जीडी में होता है, या फिर अदर वनडे एग्जाम में होता है। दोनों ही प्रीलिम्स एंड मेंस जो भी कहें, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप से होते हैं। तो यहाँ भी दोनों ही ऑब्जेक्टिव हो जाता। मेंस का कंसेप्ट क्यों है भाई, है ना। एक सोचने वाली बात है ना कि यहाँ पे मुझे रिटन एग्जाम क्यों देना हो रहा है। उसका रीज़न यहाँ पे है। रिटन एग्जाम देने का मतलब क्या है कि हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो लिखने का शैली है, हमारा जो सोचने का तरीका है ना, वो, या फिर हमारे पास जो नॉलेज है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, उस चीज़ को बताने की एक जरिया होती है। क्योंकि हम जिस पोस्ट पे जाएंगे, आप मान लेते हैं बीपीएससी दे रहे हैं, आप एसडीएम बन सकते हैं, आप टीएसपी बनेंगे, तो उस समय क्या होगा कि आपको अपना विचार जो है ना वो रखना पड़ेगा आगे आकर के। तो इसीलिए वहां पे हमें देखा जाता है कि भाई हम अपने लैंग्वेज को, अपने विचारों को कितना बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है हमारा आंसर राइटिंग में देखा जाता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि उत्तर आंसर राइटिंग का मेन कंपोनेंट्स क्या है, मतलब महत्वपूर्ण तत्व क्या है, महत्वपूर्ण तत्व क्या है, उत्तर कैसे लिखना है हमें। उत्तर क्यों लेता है ये तो पता चल गया, अब उत्तर कैसे लिखना है। क्योंकि हम लोग को तो बनना है, एक कमीशन ऑफिसर बनना है हमें, चाहे आप यूपीएससी दो या फिर बीपीएससी दो या कोई भी स्टेट पीसीएस दो। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि मेंस क्लियर करके, इंटरव्यू दे करके, और इंटरव्यू के बाद हमें जाना है कमीशन रैंक में लेकर के मुझे कहीं जॉब करनी है। तो उसके लिए हमारा आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग का जो मेन कंपोनेंट्स होता है, पहले प्रश्न को समझना। जैसे हमने पहले कहा था कि क्वेश्चंस को समझना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। आधे लोग तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो बेसिकली क्वेश्चंस में 3 या 4 चीज रहते हैं, जैसे कि रहेगा चर्चा करें, विश्लेषण करें, आलोचना करें इत्यादि। तो हमें इस शब्दों पर ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है, कि चर्चा करें पूछ रहा है, विश्लेषण करें या पूछ रहा है आलोचना करें। अब जैसे क्वेश्चन की डिमांड रहेगी उसी हिसाब से हमें आंसर देना है। मैं उदाहरण के लिए अगर बता रहा हूँ कि एक हमारा क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों का सत्ता स्थापित करने के लिए पूरा बिहार में या फिर पूरा इंडिया में एक निर्णायक भूमिका निभाया था, कैसे, इसका विश्लेषण करें। तो हमें उससे पहले की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसके बाद की जो घटनाक्रम हुई उस पर ध्यान देना है कि भाई उसके बाद क्या क्या हुआ, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, या फिर मुगल के हाथ से जो पावर्स जो है धीरे धीरे आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शिफ्ट होती चली गई। इस सब चीज़ों पे ध्यान देना है, और उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं उस पर ध्यान देना है, ना कि बेड और बक्सर से पहले क्या क्या हुआ उस चीज़ पे। इसका ध्यान रखना है कि हमें पूछा क्या जा रहा है ना। दूसरा चीज आता है कि क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट आता है कि संरचना आंसर राइटिंग का, कि हमें आंसर लिखना किस तरह से है। तो संरचना मेनली हम लोग 3 प्रकार से करेंगे। पहले हम लोग देंगे परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, उसका क्वेश्चन आंसर का मेन बॉडी रहेगा, और उसके बाद कंक्लूजन रहेगा यानी कि निष्कर्ष। इस चीज को हम लोग बाद में भी देखेंगे डीप में। संरचना को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली देखेंगे क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट होगा वो किस तरह से लिखना है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सामग्री में मतलब हम जो आंसर में जो भी चीज़ लिखें, हमें कोशिश करना है कि वो सटीक हो, और जो डिमांड है प्रश्न का उसके अकॉर्डिंग सटीक रहे, है ना। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर चर्चा करें, विश्लेषण करें, आलोचना करें, जो भी क्वेश्चन दे रहा है शब्द वहाँ पे उसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को उसको ध्यान से देखेंगे, और उसके अनुसार ही हम लोग सटीक जानकारी देंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन बोल रहा है कुछ, हम डाल रहे हैं कुछ, है ना, तो उससे फिर हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये चीज़ भी अब
बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं एग्जाम में कि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं कि उसकी डिमांड क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो सटीक जानकारी रहेगी, जो वहाँ पे प्रासंगिक रहेगी, जो वहाँ पे यूजफुल रहेगी, वही जानकारी डालना है। और जानकारी को 3 फॉर्मेट में डालना है। पहले हमको लिखना है उस जानकारी का परिचय, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद उसको मेन पॉइंट मतलब जो मुख्य बॉडी होगा वो लिखना है, लास्ट में हमें निष्कर्ष डालना है। निष्कर्ष हमारे प्रश्न के अनुसार ही होगा, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आता है कि क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, आंसर हम लोग लिखेंगे कैसे, संरचना क्या होनी चाहिए हमारे आंसर की, हमारा आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, तो वो देखते हैं। जैसे कोई घर होता है ना, एक बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग में डायरेक्ट कोई आदमी जाके 5th फ्लोर नहीं बना सकता है, या कोई 2nd फ्लोर नहीं बना सकता है, 3rd फ्लोर नहीं बना सकता है। उसको जब भी बनाना हो तो पहले बेसमेंट बनाएगा, फिर 1st फ्लोर, फिर 2nd फ्लोर, देन ब्ला ब्ला, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। उसी तरह आंसर राइटिंग का भी कंपोनेंट्स होता है। तो आंसर राइटिंग का कंपोनेंट्स की हम बात करें तो पहले परिचय। और पिछला स्लाइड में मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बोला था कि पहले हम लोग क्वेश्चंस का एक जो भी पूछा जा रहा प्रश्न उसका संक्षिप्त परिचय, एक शॉर्ट समरी लिखेंगे शुरुआत में। पहला हमारा शॉर्ट समरी होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारा कोई क्वेश्चन है, हम लोग इसका जब नेक्स्ट इकोनॉमी का या फिर हिस्ट्री का जब लेक्चर हम लोग लेकर के आएंगे, जब मॉडल आंसर राइटिंग का, तो उस समय इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि एक क्वेश्चन कैसा जवाब दिया जा सकता है, क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है हमें। ये हम लोग मॉडल आंसर राइटिंग का जब एग्जाम्पल्स लेकर के आएंगे अगले लेक्चर में, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना है, फ्रेम कैसे करना है। तो वही है, पहले हमें लिखना है उसका परिचय, जो कि संक्षिप्त होना चाहिए और प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद हमें लिखना है मेन पॉइंट, जो क्वेश्चन का बॉडी जो होता है वो। तो बॉडी हमें एक लाइन में नहीं लिखना है, बॉडी हमें इस तरह से नहीं लिख देना है, ऐसे 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 करके लिखते जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। उसके लिए हमें कैसे बिंदुवार, पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया रहेगा हम लोग पैराग्राफ या फिर पॉइंट वाइज लिखें। और इसमें हमें यूज करना है तर्क, डेटा, चार्ट, रेफरेंस टॉपिक के अकॉर्डिंग। अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अगर आपके पास डेटा है तो आप बेशक डेटा डालिए। वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो वहाँ डालिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अगर आप कोई मैप याद कर पा रहे हैं, चार्ट याद कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ पे डालिए। इससे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि आपको कोई किसी क्वेश्चन का आंसर आपको 500 वर्ड्स में देना है, अगर आपने चार्ट या डायग्राम यूज़ किया है और एक्सप्लेनेशन में आप 250-300 वर्ड्स में लिखेंगे तो वहाँ पे काम हो जाएगा। तो ये हमें यूज़ करना है। तीसरा आता है निष्कर्ष। हर एक क्वेश्चन का समरी हमें लिखना ही लिखना है ना। तो निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव वे में होना चाहिए। हमें अगर क्रिटिसाइज करने बोल रहा है तो क्रिटिसाइज करेंगे, अगर नहीं बोल रहा है तो हम लोग पॉजिटिव वे में क्वेश्चन का समरी डालेंगे। और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि टॉपिक का डिमांड है कुछ और हम इक्विवेलेंट वहाँ पे उसका समरी लिख रहे हैं, तो वो कोई यूज नहीं होगा, उसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये भी ध्यान देना है कि जब भी हम समरी लिखें तो एक पॉजिटिव वे में लिखें। हमने जो भी मुख्य भाग में लिखा है कोशिश करें कि उसका कुछ समरी को एक आसान तरीका से एक पॉजिटिव वे में डाल के यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। जो हमारा सुझाव होगा आपके लिए कि आप बेहतर कैसे लिख सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे होगा। सुझाव में सबसे पहला चीज़ हमारा जो होना है, जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि मैं भी इस बार यूपीएससी मेंस दिया था और क्लियर हो गया, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो मैं जो यूज़ किया था मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैंने जिस हिसाब से अपना तैयारी किया था, मैं जिस हिसाब से पढ़ा था, मैं वही तरीका आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। पहला चीज़ है कि हमें वर्ड लिमिट ध्यान रखना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मुझे बोला जा रहा है कि 200 या 300 वर्ड्स में लिखने हैं, तो हमें उतने ही शब्दों का ध्यान उतने ही शब्दों में देना है। ये ध्यान रखने की बात है। मैं अगर पूरा बुक लिख दूँ एक ही क्वेश्चन में तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। मानिए का क्वेश्चन 38 मार्क्स का है ना, 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं 500 वर्ड्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो भी मुझे अगर 20 मार्क्स मिल रहे हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं 1000 वर्ड्स में लिखूँगा तो भी मुझे मैक्सिमम 20 मार्क्स ही मिलेंगे, मुझे 38 के 38 नहीं मिल जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि हमें वर्ड लिमिट बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट बढ़ाएंगे आपका टाइम घट जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ। अगर आप अननेसेसरी का क्वेश्चन को लेंथी करेंगे, अननेसेसरी का क्वेश्चन
इतना छोटा क्वेश्चन खींच के इतना ऊपर ले जाएंगे अननेसेसरी का, तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। आप एक ही क्वेश्चन पे पूरा समय लगा देंगे, अगला क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। क्वेश्चन छूटने का मतलब आपका सिलेक्शन का चांसेस कम होना हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन को कम शब्द में, जितना बोला गया है उतने ही शब्द में डालेंगे, आपका समय बचेगा। समय को आपको इस हिसाब से मैनेज करना है कि आपको 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। आपका पूरा आंसर कोई भी नहीं पढ़ता है। जो भी आपका कॉपी पढ़ते हैं ना, जब मेंस का कॉपी चेक होता है तो लाइन बाय लाइन आंसर कोई नहीं पढ़ता है। किसी भी एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपका पूरा कॉपी पढ़े। वो मोटे मोटे तौर पे देखते हैं कि आपने क्या लिखा नहीं लिखा, पूरा देखने का समय ही नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि एक बच्चा का 20 पेज का आंसर है, एक दिन में एक कोई चेक कर रहा है 20 या 10, मान लो 10 ही मानते हैं, 10 बच्चा कॉपी चेक करना है किसी को, मतलब 200 पेज। अब 200 पेज का किताब तो कोई भाई एक दिन में पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, आपको पता ही होगा, आपसे बेटा किसी को पता नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करना है कि हम पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। मान लीजिए हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने 100% अटेम्प्ट किया। अब हर एक क्वेश्चंस में हमें अगर 50% मार्क्स भी मिल गए तो हम टॉप कर जाएंगे। पता है ना आपको, बीपीएससी या यूपीएससी में टॉपर्स का जो मार्क्स होते हैं वो 50% ही होते हैं। जितने नंबर का एग्जाम्स होता है लगभग 50% में टॉपर निकल जाते हैं। तो हमें अपने अटेम्प्ट बढ़ाने हैं, जो कि यहाँ निगेटिव होने नहीं है, पूरा निगेटिव तो यहाँ पे होना नहीं है, तो हम क्वेश्चन क्यों छोड़े, यही ध्यान रखना। अगर आप समय का प्रबंध सही से करेंगे, वर्ड लिमिट को ध्यान रखेंगे, तो आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो आपका मेंस निकलना निश्चित है ना। दूसरी बात करते हैं कि हम कैसा लैंग्वेज यूज़ करें। ज़्यादा स्टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है या फिर ज़्यादा इजी लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करना है। हमें सरल भाषा का यूज़ करना है, एकदम साधारण भाषा में, जो कि आसानी से पढ़ के समझा जा सके। हमें कोई डिक्शनरी का भाषा यूज़ नहीं करना है, हमें कोई बहुत हाईफाई का लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करना है। सरल भाषा में एकदम सरल और स्पष्ट बोलना है। अगर मुझसे मेरा नाम पूछा जा रहा है तो मैं सिर्फ अपना नाम ही बताऊंगा, नीतीश कुमार, ना कि मैं उसमें श्री, श्रीमान, दुनिया जहान, पदवी, ये सब लिख करके मुझे बिल्कुल नहीं बताने हैं। उसके बाद डायग्राम, चार्ट, नक्शा, जो मैंने कहा था जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे डालना है। इससे क्या होगा कि आपका वर्ड लिमिट कम भी रहेगा तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए डायग्राम, चार्ट और नक्शा का उपयोग तो करना ही करना है। अगर आप ये 4 स्टेप्स कर लेते हैं तो मेंस आपका निकल जाएगा, इस फॉर श्योर, इसको कोई नहीं काटेगा। अगर आपने इस 4 पॉइंट्स को ध्यान रख लिया, शब्द सीमा, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट, 100% अटेम्प्ट, दूसरी लैंग्वेज सरल भाषा होना चाहिए, डायग्राम, चार्ट और नक्शा आपको यूज करना है जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे, तो आपका 100, मैं बोल रहा हूँ कि 100% आपका मेंस हो जाएगा। इसमें कहीं भी कोई दो मत नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोग गलती कर जाते हैं एग्जाम्स में, हमने बहुत सारे लोगों का देखा है, मॉक जब लोग अभी दे रहे हैं एग्जाम मेंस का, जब मैं किन्हीं का कॉपी देख रहा हूँ जो कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं कहीं कहीं पे, जैसे परफेक्शन का मैं देख लेता हूँ कभी कभी, या फिर कभी एडिटेरिया का ग्रुप में देखता हूँ, या एक दो और ग्रुप से बीपीएससी सर्कल का ग्रुप में देखता हूँ। तो जहाँ कभी मैं देख रहा हूँ फिलहाल अभी, तो वहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो बच्चे अभी करंट में जो ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं वो सवाल को समझ ही नहीं रहे हैं। देखिए, अगर आप इस सर्कल को देखेंगे कि मेंस सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न क्या है, मेंस नहीं होने का रीज़न, देखिए सबसे बड़ा गोला जो मेंस नहीं होने का रीज़न, वहाँ पे पहला नंबर पे हमारा आता है सवाल को नहीं समझना। जब हम सवाल को समझेंगे ही नहीं, हम ये समझेंगे ही नहीं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो हम आंसर क्या लिख पाएंगे। और जो आंसर हम लिखेंगे वो उस क्वेश्चन के लिए इरिलेवेंट होगा, उस क्वेश्चन के लिए गैर महत्वपूर्ण होगा, तो उसके लिए हमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या, वही हो गया कि असंगत उत्तर, मतलब इरिलेवेंट आंसर आपका वो हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इंटर कनेक्टेड है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं समझेंगे तो आपका उत्तर सही नहीं होगा, अगर आपका उत्तर सही नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों में व्याकरण की त्रुटियां आ रही है, भाषा और व्याकरण। आपको आसान भाषा का उपयोग करना है। अब हिंदी में कोई लोग, जैसे किन्हीं को एग्जाम में मैं देख रहा हूँ अभी कॉपी में, कि जब किन्हीं कुछ याद नहीं आ रहा है तो उन्हें को
ऐसे नहीं लिख के वो ऐसे लिख रहे हैं NaHI। भाई ये क्या खिचड़ी बना रहे हो यार, या तो पूरा हिंदी लिखो या तो पूरा इंग्लिश लिखो, बीच में ये कहाँ से आ गया। हाँ, इसका तो कोई जरूरी ही नहीं है, कोई महत्वपूर्ण चीज है ही नहीं है, ये लिखोगे तो आपको मार्क्स कहाँ से मिलेगा। इक्विवेलेंट है, दिस इज नॉट यूज, ये तो आपको यूज करना ही नहीं है। आपको शब्द का और व्याकरण में त्रुटि का ध्यान रखना है। राम आम खाता है तो राम आम खाता है लिखेंगे, ठीक है ना, राम आम खाती है नहीं लिखेंगे। तो इस तरह के ध्यान रखना है आपको। और आपको मैंने पहले ही कहा था, अगर आप आंसर लेंदी करेंगे, वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप 100% आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो आपका क्वेश्चन छूट जाएंगे, सही समय पे आप सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, एंड इट्स फॉर श्योर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि हम लोग अभ्यास कैसे करें। एक आपको पता होगा कि करत करत अभ्यास कर वाला जो दोहा तो आपको पता ही होगा। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपका राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ेगा, आप एक अच्छे उत्तर लेखक नहीं बनेंगे। जब तक आप एक अच्छे उत्तर लेखक नहीं बनेंगे, आपका राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ेगा, तब तक आपका मेंस नहीं निकलेगा। आप पीटी कितना बार भी निकाल सकते हैं, आपने न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कि कोई बंदा 5 बार पीटी निकाल लिया, मेंस नहीं निकल रहा है। उसका रीज़न यही है कि हम लोग अभ्यास नहीं करते हैं, या फिर हमारा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हमारा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि हम आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो इस सर्कल को हम लोग फॉलो करेंगे, जो कि पहला शुरू होता है कि आपको पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र हल करना है। देखिए, बीपीएससी के बारे में आपको एक बात और बता देता हूँ, बीपीएससी खुद अपना क्वेश्चन बिल्कुल सेट नहीं करती है, बिल्कुल भी सेट नहीं करती खुद की क्वेश्चन सेट करने की, तो सोचना ही दूर। तो मैं यहाँ पे कहूँगा आप लास्ट 5 ईयर के यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड बीपीएससी अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरे 10 साल के क्वेश्चन लेकर बैठ जाओ, नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर ये 3 का लास्ट 5 ईयर कर लेते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी मेंस का लास्ट 5 साल का क्वेश्चन अगर आप कर पाए तो वो जरूर कीजिए। पहला प्रायोरिटी आप इसको दीजिए, मॉक टेस्ट से पहले आप इसको कीजिए। पहले 10 से 15 दिन अभी आपका समय है ना, तो 10 से 15 दिन तक आप ये तीनों जो पीसीएस है, यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी, इसके प्रीवियस ईयर्स देखिए। इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए जो आपके लिए सेकंड नंबर पे आता है। मॉक टेस्ट के बाद आपको जो फीडबैक दे रहे हैं, जिस भी कोचिंग में आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उस कोचिंग के टीचर अगर आपको फीडबैक दे रहे हैं तो बढ़िया, अगर वो आपको फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो इंटरनेट पे मॉडल आंसर्स अवेलेबल होते हैं, तब वहां से अपने आप को देखिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, उत्तर की समीक्षा कीजिए और उस क्वेश्चन का उत्तर आप फिर से लिखिए। एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का 4 से 5 तरीका हो सकता है, आपको एक ही तरीका पे जाकर रुक नहीं जाना है। आपने जो मॉक टेस्ट दिया है उसका जो आंसर आपने लिखा है, अगर आपको कोई कोचिंग फीडबैक दे रहा है बहुत बढ़िया, अगर कोई नहीं दे रहा है तो आप उससे समीक्षा कीजिए और अपना राइटिंग स्किल को और बेहतर कीजिए। जब आप ये करेंगे, जब खुद की समीक्षा करेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे आंसर किस सब्जेक्ट पे कितना पढ़ने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट पे कितना वेटेज देने की जरूरत है। ये जब आप उत्तर की समीक्षा करें तो आपको समझ में आ जाए कि कहाँ हमारा कमजोरी है, कहाँ हमारा वीकनेस है, कहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रहा है, इस उत्तर को और कितना कैसे बेहतरीन ढंग से हम लिख सकते हैं, ये आपको समीक्षा करने के बाद समझ में आएगी। अगर आप ये तीनों चीज कर लिया तो फिर से मैं कहूँगा यहाँ पे आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे इंटरव्यू में, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं प्रैक्टिस करने के, अभ्यास की रणनीति के लिए जरूरी है। आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन देखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन देखना हमें, यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी का। उसका मॉक टेस्ट देना है आपको, जो भी मॉक टेस्ट मिले, नहीं मिल रहा है तो किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से मॉक टेस्ट का क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट का। कोई टीचर मिल पा रहे हैं आपके कॉपी को चेक करने के लिए तो बढ़िया, अगर कोई नहीं मिल पा रहे हैं तो आप खुद ही अपना आंसर का एवेल्युएट कीजिए, खुद ही अपने आंसर को समीक्षा कीजिए, और उसके बाद आपको इतना करने के बाद आपको सब्जेक्ट की समझ बढ़ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, किस सब्जेक्ट के किस सेक्शन में हम कमजोर हैं। अगर मेरा हिस्ट्री कमजोर है तो कौन सा पार्ट कमजोर है, मॉडर्न कमजोर है या मेडावल कमजोर है। मॉडर्न कमजोर है तो क्या मेरे बिहार का मॉडर्न कमजोर है या फिर पैन इंडिया का मॉडर्न कमजोर है, तो वो आपको समझ में आ जाएगी जब आप खुद एवेल्युएट करेंगे। उसके बाद जब आप
एग्जाम्स में आंसर लिखेंगे तो उसमें आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया रहेगा, है ना। इसकी बात करते हैं कि हम लोग जो इतना बात किए इस सब का अगर मैं 2 लाइन में समरी बताऊं, 2 से 3 लाइन में कंक्लूजन करूं, तो अगर आपको मेंस निकालना है भैया तो उत्तर लेखन में आपको निपुण होना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। और उत्तर लेखन में निपुण होने के लिए जो पहले हमने बताया है उस स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभ्यास करना जरूरी है, संरचना और प्रासंगिकता पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, मॉक देना है, क्वेश्चंस का जो आंसर होगा, आंसर किस तरह से होगा उस पर ध्यान देना है, और क्वेश्चन को लीक से हटके नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वही लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना जरूरी है और जो डिमांड कर रहा है वही लिखना जरूरी है। और हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण ही रखना है, हमें हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेके चलना है, निगेटिव वे में नहीं जाना है, जब तक कि कहा ना जाए तब तक, है ना। और हमें अभ्यास तो नियमित करना ही करना है। ये हो गई। अब हम